राजस्थान के 7 विधानसभा उपचुनाव में से जिस एक सीट पर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठाएं दांव पर लगी थी वो सीट होती है खींवसर। क्योंकि जिस प्रकार वहां लगातार जुबानी जंग चलती है, हर रोज राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती है। बीते एक लंबे समय से जो खींवसर हनुमान बेनीवाल का गढ़ बनी हुई है, उस गढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री की मूछें दांव पर लगी हो तो समझा जा सकता है कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा, कितनी बड़ी साख का विषय बन गया होगा। हालांकि जो परिणाम आया है वो परिणाम हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ा झटका है। न केवल वो अपनी पत्नी की हार रोक पाए बल्कि अब विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व ही समाप्त हो गया। हालांकि वो लड़ाके हैं, राजनीति के तमाम दाव पे जानते हैं, समझते हैं कि ये आखिरी चुनाव नहीं है। भाजपा और आरएलपी की ये कोई आखिरी जंग नहीं है। इससे पहले भी कई लड़ाइयाँ होती रही है जो हनुमान बेनीवाल के पक्ष में गई है, आगे भी कई होती रहेगी जिसमें बाजी बार बार पलटती दिखाई देगी। मगर हनुमान बेनीवाल के झटके के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका, जहां उनका प्रत्याशी, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा दल, उसका एक प्रत्याशी मात्र 6000 वोटों के आसपास सिमट के रह जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो खेमे की खुशियां है वो भी समझी जा सकती है कि जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल लगातार वसुंधरा राजे से लेकर भजनलाल शर्मा तक तीखे हमले बोलते आए हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न ये सीट बन गई होगी। उसके बाद जो उनके उस क्षेत्र के चेहरे हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह खींवसर का जिक्र हो सकता है, जिसमें कि ज्योति मिर्धा का जिक्र निकल कर आता है, जिसमें कि मिर्धा परिवार के अन्य चेहरों का जिक्र निकल कर आता है, रेवतराम डांगा, वो उनका भी जिक्र किया जा सकता है। तो जिस प्रकार यहाँ जुबानी जंग चल रही थी, ये तमाम चेहरे हनुमान बेनीवाल पर हमला बोलते, हनुमान बेनीवाल इन पर हमला बोलते, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चुनावी मुकाबला उस स्वरूप में बन गया था जहाँ चुनाव परिणाम पार्टियों से ज़्यादा व्यक्तिगत हो गए थे। हालांकि हनुमान बेनीवाल के सामने रेवतराम डांगा 2023 में भी लड़े थे, मात्र 2000 वोटों से रह गए थे। इस बार 14000 वोटों की एक बड़ी जीत के साथ विधानसभा पहुंच गए हैं। परंतु हनुमान बेनीवाल, उनके लिए भी अब यहाँ से कई विषय विचारणीय बनकर निकलेंगे। अब उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि राजनीति की राहें जो एक बार तीसरे मोर्चे के एक मजबूत विकल्प के तौर पर आरएलपी देखी जाने लगी थी, अब धीरे धीरे बीते 2023 के चुनाव परिणाम आते आते मात्र खींवसर तक सिमट कर रह गई और 24 आते आते खींवसर भी उनके हाथ से चला गया। अब वो आगे आने वाले निकाय के चुनाव में, आगे आने वाले पंचायती राज के चुनाव में क्या कुछ कर दिखाते हैं, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न होगा। सांसद के तौर पर अब उनकी भूमिका क्या रहती है, परिवार में जो एक महत्वपूर्ण किरदार जो उनकी पत्नी होती है वो स्वयं हार चुकी है, ये उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक हार के रूप में देखी जाएगी। हालांकि जो मैंने पहले भी कहा है कि लड़ाका है, राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, चीज़ों को बनते बिगड़ते कई बार देखा है। इन हालातों के बाद वो क्या कुछ कर दिखाते हैं उस पर लगातार नज़र बनी रहेगी। मगर नज़र इस बात पर भी बनी रहनी चाहिए कि जिस प्रकार अब जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है लंबे समय बाद उस क्षेत्र में उनके हाथ जीत आई है। मगर जिस प्रकार आरएलपी के चुनाव चिन्ह के साथ वहाँ दृश्य दिखे जा रहे हैं, गाड़ी के पीछे वो बोतल लटकी नजर आती है, जहां ज्योति मिर्धा के हाथ में एक पानी की बोतल के इशारों में वो भी कुछ कहने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र धनंजय सिंह ये बताते हैं कि कैसे बोतल पर अब मूंछ भारी पड़ गई। ये तमाम चीज़ें भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचा जाना चाहिए। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं उस वक्त फिर हमें आगामी चुनावों के परिणामों में प्रतिकूल स्थितियाँ रहने पर इससे भी बुरे अनुभव के लिए तैयार रहना चाहिए। चुनावों के बाद आपसी सामंजस्य, आपसी सद्भाव बना रहे, ये सभी की जिम्मेदारी है। इस मामले में रेवतराम डांगा की तारीफ की जानी चाहिए, जिन्होंने चुनाव जीतते ही जो पहला अपना उद्बोधन दिया उसमें ये कहा कि संयमित रहे, किसी भी प्रकार की किसी गैरवाजिब भाषा का इस्तेमाल ना करे, मगर उसको धरातल तक पहुंचाना जरूरी है। अपनी भावनाओं पर इस पूरे के पूरे जीत के जश्न में जो जब जीत गया हो उस वक्त अगर अपनी भावनाओं पर संयम रख ले तो अपने आप में एक श्रेष्ठतम स्वरूप बनता है। कहने को कई लोग हार बचा लेते हैं, कईयों से जीत हजम नहीं होती है, तो कुछ बाद के दृश्य ऐसे देखने को मिल रहे हैं। इन पर भी नियंत्रण बड़ा ज़रूरी है। बाकी ये रोचक लड़ाई है, पहले भी होती रही है, आगे भी होती रहेगी, मगर इस बार की बाजी भाजपा के पाले गई है। भाजपा एक लंबे समय से जिस एक गढ़ को ध्वस्त करने में लगी हुई थी, इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। अन्यथा जो प्रतिष्ठाओं के बिखरने का क्रम खींवसर विधानसभा से शुरू हुआ था,
जो नागौर लोकसभा 2024 में देखा गया, उन प्रतिष्ठाओं की पुनर्वापसी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार के तीखे तेवर के बोलते बोलते कई बार मर्यादाएं लांघ जाते हैं, संयम उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है, चीज़ों को समझना उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। राजनीति के तेवर को तालमेल के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से अपनी सेनाओं को समझाइश में रखें, ये सभी खेमों को समझना होगा। मगर इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि लड़ाई मूँछों की थी, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि लड़ाई प्रतिष्ठा की थी, और इस बात में भी कोई दोहराए नहीं कि हनुमान बेनीवाल के लिए तो अपने प्रतिनिधित्व को जिंदा रखने की लड़ाई थी। लड़ाई हनुमान बेनीवाल हार गए हैं, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। आगे आने वाले समय में ये परिदृश्य किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।